नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड की महत्वपूर्ण खबरें। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। उत्तराखंड के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल केदारनाथ में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर, उनकी एंट्री पर प्रतिबंध लगाने की तैयारियां की जा रही है। जी हां, सही सुना आपने। ये जानकारी स्थानीय विधायक आशा नोटियाल ने ही दी है। उन्होंने कहा है कि कुछ गैर हिंदू तत्व केदारनाथ धाम की पवित्रता को भंग करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके चलते उन पर रोक लगाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। केदारनाथ से विधायक है आशा नोटियाल, जिनके मुताबिक कुछ गैर हिंदू लोग केदारनाथ धाम में मांस, मछली और शराब परोसने का काम करते हैं, जिसकी वजह से इस पवित्र स्थल की गरिमा को प्रभावित करने का काम हो रहा है, इस पवित्र स्थान को बदनाम करने का काम हो रहा है। आशा नोटियाल ने आगे ये भी कहा कि हमारी कोशिश है ऐसे लोगों को जल्द से जल्द चिन्हित किया जाए, उन लोगों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। तीर्थस्थल की पवित्रता बनाए रखना हमारी प्राथमिकता है और इसके लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा हम करेंगे। इस पर पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड के हरीश रावत उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए आशा नोटियाल के इस बयान पर कहा कि मैं कह रहा हूं कि अगर ऐसा कुछ है तो उस पर सनसनी फैलाने की बजाय आपको अपने मुख्यमंत्री को बताना चाहिए या फिर डीएम या एसएसपी से बात करनी चाहिए, वो इस पर काम करेंगे। इस तरह से माहौल क्यों क्रिएट किया जाता है? हरीश रावत सवाल खड़े करते नजर आए आशा नोटियाल के इस बयान पर। देखिए, अभी हमारे माननीय प्रभारी मंत्री आदरणीय सौरभ बोगड़ा जी ने भी वहाँ पर पूरे प्रशासन के साथ, स्थानीय जनता के साथ और जो वहाँ पर व्यवसायी हैं, होटल व्यवसायी, घोड़े खच्चर वाले और तमाम जितने भी टेंट और दुकानें लगाने वाले, फड़ लगाने वाले जितने भी लोग थे, सब उस मीटिंग में आए हुए थे और सबके साथ उन्होंने मीटिंग करी। उन लोगों के महत्वपूर्ण सुझाव लेने के लिए भी वो मीटिंग थी और व्यवस्थाओं के संबंध में भी मीटिंग थी। उस मीटिंग में भी खुले रूप से वहाँ के जो स्थानीय व्यवसायी हैं उन्होंने यही बात करी कि जो मतलब वहाँ पर कुछ गैर हिंदू लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, वहाँ पर मीट, मांस, शराब वगैरह ले जाने का जो काम कर रहे हैं, वो धाम को बदनाम करने का काम हो रहा है। तो निश्चित तौर पर मैं भी यही कहूंगी कि उस पे इन चीज़ों को जांच करके, देख करके ऐसे लोगों पे प्रतिबंधित होना चाहिए वहाँ पर। और जो हमारे धाम की केदार बाबा की जो महत्ता है, जिसके लिए लोग दर्शन करने आते हैं भक्ति भाव से, वो भक्ति भाव से लोग दर्शन करके जाएं और ऐसी चीजें वहां पर न हो, ऐसा मेरा भी प्रयास रहेगा। एकाध लोगों के विषय में तो पहले जब आपदा आई थी उस समय इस तरीके की बातें आई थी, जो भी लोग थे, बल्कि हमने फिर उसकी जांच भी करवाई। हमने कहा कौन लोग हैं ऐसे लोग, जब मैं मुख्यमंत्री बन के आया, ये उससे पहले की बातें हैं। लेकिन यदि मैं यही कह रहा हूं, यदि कुछ है ऐसा तो उसके लिए सनसनी पैदा करने के बजाय आप अपने मुख्यमंत्री से कहिए। मुख्यमंत्री से भी कहने की जरूरत नहीं है, तो सीएम की बात भी नहीं है, तो डीएम और एसएसपी की बात है, उनसे कहिए, वो करेंगे, अच्छे ऑफिसर्स हैं, करेंगे। हरीश खरड़ा हमारे साथ, हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ इस समय कनेक्टेड हैं। हरीश, 2 मई को खुलेंगे केदारनाथ धाम के कपाट, लेकिन उससे पहले ही वहां पर गैर हिंदुओं की एंट्री पर बैन लगाने की बात ये कहां से निकली? देखिए जिस तरह से केदारनाथ की जो विधायक हैं आशा नोटियाल, उन्होंने एक बात कही है मीडिया के सामने। उन्होंने कहा है कि जो केदारनाथ क्षेत्र है और केदारनाथ के आसपास में जिस तरह से जो रूट है, वहां पर तमाम जो लोग हैं जो गैर हिंदू हैं, वो लोग शराब परोसने का काम कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इस तरह की शिकायतें आई हैं, जो मांस, मछली, तमाम चीजें यहाँ पर बेचने का काम कर रहे हैं, परोसने का काम कर रहे हैं, तो उस पर उनको चिन्हित किया जाना चाहिए, उन पर प्रतिबंध लगाने की अब तैयारी की जा रही है। दूसरी तरफ हरीश रावत ने जो बात कही है बिल्कुल सही भी है कि कहीं न कहीं इस तरह से उन्होंने कहा कि माहौल क्रिएट न किया जाए। इसकी जो भी निगरानी है, जिस तरह से चाहे वो डीएम हो, चाहे एसपी हो, एसपी हो, उन तक ये बात को पहुंचाना चाहिए ताकि सरकार उसमें कार्रवाई कर सके। और अगर इस तरह का जो कृत्य कर रहा है तो वो भी देवभूमि में के अंदर जो तीर्थ धाम है वहां पर इस तरह के काम किए जाते हैं, तो जाहिर सी बात है उन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। तो ये बातें रखी गई हैं। हालांकि अभी कुछ दिन पहले जो प्रभारी मंत्री हैं सौरभ बोगड़ा, उनकी तरफ से एक बैठक यहाँ पर की गई थी, जिसमें ये तमाम जो लोग हैं उनकी शिकायतें, जो स्थानीय लोग हैं, उन्होंने शिकायत की थी कि
कहीं न कहीं धाम को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सवाल खड़ा हो रहा है कि इसे धर्म से जोड़कर क्यों देखा जा रहा है? ठीक है, इस तरह की जरूरत इस तरह की हरकत जो लोग कर रहे हैं उन्हें चिन्हित करिए, उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। और देखिए, इसको लेकर हरीश रावत ने भी यहाँ पर सवाल खड़े किए हैं कि वो कह रहे हैं अगर ऐसा है अपने मुख्यमंत्री को बताइए, अगर ऐसा है डीएम से बात करिए, एसएसपी से बात करिए, एक्शन लीजिए, ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करिए। इस तरह का बयान देकर क्या माहौल पैदा करने की कोशिश हो रही है? हरीश रावत भी सवाल पूछ रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि कहीं न कहीं इस पर पूरी कार्रवाई होनी चाहिए और उस तरह की अगर कोई चीजें पाई जाती हैं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं कह सकते हैं क्योंकि तमाम जगहों पर जिस तरह से जो पहले से ये जो चीजें चली आ रही हैं, यहाँ पर जो घोड़ा खच्चर का जो काम करते हैं यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो लोग यहाँ पर करते हैं, जो इसमें कई अलग धर्मों के जो लोग हैं वो भी इस कार्य को करते हैं। और कई लोगों की दुकानें भी यहाँ पर हैं और कई प्रसाद की दुकानें भी हैं। इसके अलावा केदारनाथ रूट पर जिस तरह से तमाम दुकानें हैं। देखिए, विधायक आशा नोटियाल की तरफ से तो ये कह दिया गया कि गैर हिंदुओं को यहाँ पर एंट्री ही नहीं दी जानी चाहिए, लेकिन वहां पर जो लोग काम कर रहे हैं ऑलरेडी, जिनकी दुकानें वहां पर है, व्यापार जिनका वहां पर है, इस बयान पर उनका क्या रिएक्शन है हरीश? तरह से आशा नोटियाल ने जो बयान दिया है उससे कहीं न कहीं जो यहाँ के जो स्थानीय जो गैर हिंदू लोग हैं उनमें कहीं न कहीं माहौल बनने की कोशिश की जा रही है कि किस तरह से जो धाम के आसपास के जो लोग हैं या फिर जो यहाँ पर घोड़े खच्चरों का काम करते हैं, पालकी का काम करते हैं, तो उन लोगों में कहीं न कहीं उनको आहत हुआ है। और इसके अलावा शराब परोसने की बात हो या इसके अलावा जो मदिरा है उसकी बरसने की बात हो, तो उस पर कहीं न कहीं सभी लोगों का ये कहना है कि उसकी जांच होनी चाहिए और उस पर इस तरह के जो लोग हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, फिर चाहे वो किसी भी धर्म से क्यों ना जुड़े हुए हो। बहुत शुक्रिया आपका हरीश खन्ना, इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए धन्यवाद आपका। उधर देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की आज 67वीं जयंती है। भारतीय सेना में उनकी भूमिका और उनकी बहादुरी को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी देश सेवा को समर्पित कर दी थी। बिपिन रावत का जन्म 16 मार्च 1958 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। उनके पिता लक्ष्मण सिंह रावत भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट जनरल रह चुके थे। बिपिन रावत की जयंती पर सीएम धामी ने भी उन्हें याद किया, नमन किया। एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मां भारती की सेवा में अपना संपूर्ण जीवन न्योछावर करने वाले भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, उत्तराखंड के गौरव जनरल बिपिन रावत जी की जयंती पर उन्हें कोटिशः नमन। मातृभूमि की रक्षा में आपका योगदान सदैव अविस्मरणीय रहेगा। आपकी वीरता की गाथा सदैव देशवासियों के हृदय में अमर रहेगी। उधर चंपावत जिले के टनकपुर में हर साल लगने वाले मां पूर्णागिरी मेले का आगाज हो गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधिवत पूजा अर्चना कर पूर्णागिरी मेले का शुभारंभ किया। उन्होंने मां पूर्णागिरी को नमन करते हुए प्रदेश में समृद्धि, तरक्की और शांति की कामना की। मेले की सुरक्षा को देखते हुए इस बार स्मार्ट कंट्रोल रूम और निगरानी के लिए सीसीटीवी स्थापित किए गए, जिससे मेले के दौरान भीड़ को और आपदा प्रबंधन को बेहतरीन तरीके से किया जा सके। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कई विकास योजनाओं की भी घोषणाएं की। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड को देवी देवताओं की भूमि बताते हुए कहा, यहाँ कण कण में दिव्यता समाई हुई है। उन्होंने कहा वो हमेशा अन्य लोगों को भी धार्मिक यात्रा के लिए मां पूर्णागिरी आने का आग्रह करते हैं। कुंभ और कांवड़ यात्रा के बाद सबसे ज्यादा श्रद्धालु मां पूर्णागिरी के धाम पर ही आते हैं। राज्य सरकार इस मेले को साल भर संचालित करने के लिए भी तैयारियों में जुटा रहता है, जिसके लिए पूर्णागिरी धाम में स्थायी बुनियादी ढांचों का विकास भी किया जा रहा है, ताकि समय रहते तैयारियां भी पूरी हो जाए और इस यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की दिक्कत परेशानी का सामना भी ना करना पड़े। हमारे देश में हमारे जितने पौराणिक स्थल हैं उनके नव निर्माण के लिए, उनके पुनर्निर्माण के लिए संकल्पबद्ध होकर काम कर रही है। आप देख रहे होंगे जहां हमने उत्तराखंड के एक तरफ चारों धामों में
हर जगह हम नया काम शुरू कर रहे हैं। हमने अभी शीतकाल यात्रा प्रारंभ की, यानी शीतकाल यात्रा का कॉन्सेप्ट भी यही है। जो मैया का 12 महीने मेला है, जो मैं 12 महीने मेले की बात कर रहा हूं पांडे जी, वही शीतकाल का भी है, क्योंकि शीतकाल में वहां 6 महीने सब बंद हो जाता है। आदरणीय प्रधान, इससे बड़ा प्रमोशन और क्या हो सकता है हमारा कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने मां गंगा के मायके मुखुआ में आकर शीतकाल यात्रा को प्रोत्साहित किया, वो स्वयं यात्रा का हिस्सा बने। यह भी एक नवाचार है। पूरे राज्य के अंदर 12 महीने यात्रा चलेगी। चारों धामों का बृहद स्तर पर पुनर्निर्माण के कार्य के काम किए जा रहे हैं और यहां मंदिर माला मिशन, मानसखंड मंदिर माला मिशन के माध्यम से कुमाऊं क्षेत्र में स्थित हमारे जितने भी पौराणिक मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, उन सभी का कायाकल्प किया जा रहा है। क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसे भारत में रहने वाला हर शख्स पसंद करता है। कभी न कभी आपने भी क्रिकेट खेला होगा। कुछ ऐसा ही नज़ारा देहरादून में भी देखने को मिला जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने हाथ में बल्ला थामा और शानदार बल्लेबाजी करके दिखाई। सीएम धामी ने बेटे के साथ जमकर क्रिकेट खेला। उन्होंने सोशल मीडिया पर इस दौरान की तस्वीरें भी और वीडियोस भी साझा की, जिसमें वो अपने बेटे के साथ क्रिकेट का आनंद लेते नजर आ रही हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि व्यस्त दिनचर्या के बीच आज बेटे के साथ क्रिकेट खेला। अनुशासित लाइफस्टाइल और नियमित व्यायाम ही जीवन का आधार है, ये बात समझाई गई। हमें नई पीढ़ी को किसी न किसी तरह से किसी न किसी खेल में रुचि रखने के लिए नियमित रूप से खेलने के लिए प्रेरित करना होगा, उन्हें प्रोत्साहित करना होगा। साथ ही उन्होंने लिखा, टीम स्पिरिट और जीत के प्रति जुनून का खेल है क्रिकेट। टीम स्पिरिट सिखाता है क्रिकेट, जीत और हार को सहन करना सिखाता है क्रिकेट। वीडियो में सीएम धामी अपने हाथ में गेंद थामे उसके बाद अपने बेटे को गेंदबाजी करते हुए, बॉलिंग करते हुए भी दिखाई दिए। अपने पिता के साथ क्रिकेट का आनंद लेते उनके बेटे ने शानदार शॉट्स भी लगाए, जमकर चौके छक्के लगाए। वहीं परमार्थ निकेतन में आयोजित 37वें अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव के समापन अवसर पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, प्रसिद्ध गायक कैलाश खेर, कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत भी पहुंचे। राज्यपाल गुरमीत सिंह को अद्भुत सेवाओं के लिए परमार्थ निकेतन के परम अध्यक्ष स्वामी चिदानंद ने गंगा अवार्ड से सम्मानित किया। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा कि योग न केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, बल्कि हमारे मानसिक और आत्मिक विकास में भी सहायक है। यह हमें शांति, प्रेम और एकता का संदेश देता है। आप सभी जो पूरे विश्व से परमार्थ निकेतन आए हैं, योग के ब्रांड एम्बेसडर है। यहाँ आकर आप इस दिव्य भूमि से आर्ट ऑफ योग को अपने साथ लेकर जाएंगे और दुनिया भर में इसका प्रचार प्रसार करेंगे। वही चारधाम यात्रा को ध्यान में रखते हुए परिवहन निगम ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कोर कॉलेज से नारसन बॉर्डर तक अस्थायी बस स्टॉपेज बनाए जाएंगे। इसके लिए कुछ संभावित स्थान भी चिन्हित किए गए हैं ताकि बाहरी राज्यों से आने वाले यात्रियों को किसी तरह की परेशानी न होने पाए। परिवहन निगम के साथ साथ पुलिस प्रशासन और अन्य विभाग भी यात्रा को सुगम बनाने में जुटे हुए हैं। रुड़की बस डिपो के एजीएम के मल्होत्रा ने बताया, हर साल चारधाम यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंचते हैं, इसलिए इस बार विशेष तैयारियां की जा रही हैं। औली में 16 से 19 मार्च तक प्रस्तावित स्की एंड स्नो बोर्ड की राष्ट्रीय चैंपियनशिप प्रतियोगिता बर्फ कम होने की वजह से स्थगित कर दी गई है, यानी कि पोस्टपोन कर दी गई है। औली में बर्फ पूरी तरह से पिघल चुकी है, जिस वजह से ये फैसला लेना पड़ा। गोरसो क्षेत्र में भी करीब 5 इंच तक की बर्फ ही जमी है, जिससे यहाँ पर स्कीइंग गेम्स स्थगित कर दिए गए। औली में हालांकि स्की माउंटेनियरिंग की प्रतियोगिता के आयोजन की अब चर्चाएं हैं, इस पर योजना बन रही है। इसके लिए स्नो बोर्ड एसोसिएशन पर्यटन विभाग को अपना प्रस्ताव सौंपेगा। स्की माउंटेनियरिंग के अध्यक्ष के मुताबिक औली में 16 से 19 मार्च तक स्की एंड स्नो बोर्ड की राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन होना था, लेकिन ज़्यादा बर्फ ना होने की वजह से ये प्रतियोगिता स्थगित कर दी गई। अब औली और गोरसो में स्की माउंटेनियरिंग को लेकर आयोजन किया जाएगा। इसको लेकर तैयारियों को परखा जा रहा है।
उत्तराखंड के चमोली जिले के एक शहर में दहशत का माहौल बना हुआ है। यहाँ लोग घर के बाहर तो दहशत में है ही, घर के अंदर भी उन्हें डर सता रहा है। मौसम का कहर लोगों पर मौत के साए की तरह मंडरा रहा है। साथ ही जमीन के नीचे से भी खतरे की आहट लगातार बनी हुई है, जिस वजह से रातों को उनकी नींद भी उड़ गई। जोशीमठ में बारिश, बर्फबारी, भूधसाव लोगों के लिए बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। बता दें आपको, जोशीमठ नगर के गांधीनगर वार्ड में एक बार फिर से भूस्खलन जैसी समस्या उत्पन्न हुई। भारी बरसात होने की वजह से एक परिवार के आशियाने के ठीक ऊपर से बना हुआ जो एक वहां पर सेफ्टी दीवार थी वो टूट गई, जिसका सारा का सारा मलबा आशियाने की तरफ आकर पहुंच गया। लेकिन गनीमत रही कि आशियाने में इस घर में रहने वाला परिवार पूरी तरह से सुरक्षित है, क्योंकि वो समय रहते वहां से भाग गया था, हट गया था, नहीं तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। बता दें आपको, एक बार फिर से गांधीनगर वार्ड में लोगों में काफी दहशत का माहौल ऑलरेडी बन चुका है। होली का त्योहार वैसे तो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया, लेकिन सड़क दुर्घटनाओं, विवादों और हादसों ने त्योहार की कई खुशियों को गम में बदलने का भी काम किया। अलग अलग स्थानों पर इस तरह के मामले सामने आए, कहीं कोई विवाद, कहीं कोई हादसा, इस तरह की घटनाएं सामने आई। कई जगह मामूली कहासुनी में झगड़े हुए, कुछ लोग बाइक से फिसलने से घायल हो गए। जिला अस्पताल की इमरजेंसी में होली के दिन शाम तक तकरीबन 50 लोग इलाज के लिए पहुंचे। प्राथमिक उपचार के बाद अधिकांश को छुट्टी दे दी गई, जबकि 7 लोगों की हालत काफी गंभीर थी, जिसके बाद उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। निजी अस्पतालों में भी घायलों की संख्या ज्यादा बताई जा रही है। नगर निगम को रोजाना स्ट्रीट लाइट खराब होने की शिकायतें मिल रही थी, लेकिन कार्रवाई नहीं हो पा रही थी। दून में खराब पड़ी स्ट्रीट लाइटों को जल्द ठीक कराया जा रहा है। नगर निगम ने स्वयं इस काम को बाखूबी संभाला। इसके लिए पहले 26 टीमें काम करती थी, लेकिन अब इन टीमों की संख्या को बढ़ा दिया गया है। 26 से इन्हें 40 कर दिया गया। यही नहीं, स्ट्रीट लाइट्स की समस्या को लेकर हर वार्ड में मेंटेनेंस का काम शुरू किया गया। नगर निगम की प्रशासनिक प्रमुख नमामि बंसल के मुताबिक इन सभी टीमों की मॉनिटरिंग के लिए डैशबोर्ड भी तैयार किया गया। इस बार योजना के अनुरूप जैसे लाइनमैन और कोर टीम, इन सबके मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर और इनके नाम हर वार्ड में चस्पा किए जाएंगे, ताकि लोगों को पता तो लगे कि अगर स्ट्रीट लाइट्स खराब होती है तो शिकायत कहां करनी है, किन लोगों से करनी है, किन नंबरों पे करनी है। स्ट्रीट लाइटिंग के लिए टीम्स की संख्या बढ़ा दी गई है। पहले 26 टीमें काम करती थी, अब 40 टीम काम कर रही हैं फील्ड पर, और इनकी डेली मॉनिटरिंग के लिए एक डैशबोर्ड भी तैयार किया गया है। इसके अलावा इस बार योजना है कि लाइनमैन और जो हमारी कोर टीम रहती है डेली मेंटेनेंस की स्ट्रीट लाइटिंग की, उनके सबके नंबर भी सार्वजनिक रूप से वार्ड्स में चस्पा किए जाएंगे, ताकि किसी भी लाइट के खराब होने की स्थिति में सीधे वो संपर्क कर सकें। वहीं श्रीनगर में प्रदेश के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने आयोजकों की सराहना करते हुए वर्चुअल माध्यम से प्रतिभागी छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित किया। फूलदेई सामाजिक और सांस्कृतिक कला मंच श्रीनगर की पहल पर लोक पर्व फूलदेई को भव्य रूप में आयोजित वहां किया गया। बीते वर्ष की भांति इस साल भी भव्य फूलदेई शोभा यात्रा शहर में निकाली गई। शोभा यात्रा के विजेता छात्र छात्राओं को सम्मानित भी किया गया। इस दौरान प्रदेश के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने वर्चुअल माध्यम से जुड़कर फूलदेई शोभा यात्रा के आयोजकों की जमकर सराहना करने के साथ ही इसमें जिन जिन छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया उन्हें भी संबोधित करते हुए वो प्रोत्साहित करते दिखाई दिए। देशवासियों को फूलदेई पर्व की ढेरों बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज यहाँ पर फूलदेई पर्व श्रीनगर में धूमधाम से आयोजित हो रहा है, जिसमें हमारे स्कूली क्षेत्र के सभी छात्र छात्राएं यहाँ पर मौजूद हैं और रंग बिरंगे परिधानों में यहाँ पर आए हुए हैं। फूलदेई त्योहार एकमात्र विश्व में ऐसा पर्व है जो कि बच्चों पर पूर्णतः आधारित है और फूल से रिलेटेड है। बच्चों और फूलों का जो सामंजस्य है वो आप आज इस शोभा यात्रा में देखेंगे। तो फूलदेई पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सबको विदित है कि आज श्रीनगर में फूलदेई का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इसमें बच्चों की भूमिकाएं बहुत महत्वपूर्ण रही, अभिभावकों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रहे, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये प्रकृति से जोड़ता है, पर्यावरण से ये जोड़ता है। और इस छोटी सी आयु वर्ग में जैसे आज यहाँ पर स्वाणी प्रतियोगिता हुई है, तो बच्चों को प्रकृति से किस ढंग से जोड़ा जाए, ग्लोबल वार्मिंग की बात हमारे वैज्ञानिक चिंता व्यक्त कर रहे हैं, उनको कैसे आने वाले परिवेश से जोड़ा जाए, ये सारी चीजें इस फूलदेई पर्व में होती है।
जैसा कि आज फूल डे के फंक्शन के लिए आज हम सभी लोग यहाँ आए हैं, तो इसके लिए ऐसा बहुत एक्साइटमेंट रहती है। 2 दिन पहले से मतलब हमने पूरी तैयारी शुरू कर दी थी। आज सुबह जल्दी 3 बजे उठ के सब तैयार होके फूल तोड़ के यहाँ आए हैं, और आगे भी मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी हमें पूरा श्रीनगर ऐसे घूमेंगे, अपने टीचर्स सभी और स्कूल्स बहुत लोग आए हैं, तो आज हम ऐसे ही फूल डालने वाले हैं, यही बहुत एंजॉय करेंगे आज हम। मेरा पहली बार का एक्सपीरियंस है यहाँ, तो हम लोगों में फूल डालने जाएंगे और यहाँ हमारा कंपटीशन है। हमने डोली भी लाई हुई है और मैं पहाड़ी टोपी और कुर्ता और पैजामा के साथ यहाँ आया हूँ, तो अच्छी तैयारी कर रखी है। मैम लोगों ने अच्छे से तैयार करके बोला था कि यहाँ जाना, और अच्छे से तैयारी कराई हुई है स्कूल में। बहुत एक्साइटमेंट थी, जैसे और लोगों को देखती थी तो अच्छा सा लगता था, मतलब मन करता था कि मैं भी पार्टिसिपेट करूं। तो ये मेरा पहला टाइम है कि पार्टिसिपेट कर रही हूँ मैं, और बहुत अच्छा लग रहा है अपने उसको स्टेट को प्रेजेंट करने में। मतलब बहुत अच्छा सा लग रहा है कि पहले टाइम है और ऐसे अच्छे से प्रेजेंट कर रहे हैं, तो मस्त है। नाम प्रियांशी गौर है, मैं जीजाईसी से हूँ और यहाँ फूल डे कार्यक्रम में प्रतिभाग कर रही हूँ। मैं हर साल प्रतिभाग करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। ये हमारा लोक पर्व है, क्योंकि यहाँ हर छोटे छोटे बच्चे प्रतिभाग करते हैं, और ये बाल लोक पर्व है और इसमें लोग बच्चे। वहीं हरिद्वार के सिडकुल क्षेत्र और आसपास के इलाकों में खनन माफिया बेखौफ होकर बिना अनुमति के अवैध खनन सामग्री का भंडारण कर रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि खनन विभाग को इसकी जानकारी तक नहीं, जिससे विभाग की लापरवाही के साथ काम करता है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। इसलिए विभाग लापरवाही के मामले में सवालों के घेरे में आ चुका है। बीते दिनों उपजिलाधिकारी ने अवैध खनन भंडारण करने वालों को सख्त चेतावनी भी दी थी, लेकिन बावजूद इसके माफिया लगातार एक्टिव है। प्रशासन की उदासीनता के चलते खनन माफिया बेखौफ होकर अपने काम को अंजाम दे रही हैं, जिससे सरकार को राजस्व का नुकसान भी हो रहा है। हरिद्वार के रानीपुर कोतवाली क्षेत्र में खनन माफिया और स्थानीय ग्रामीणों के बीच कहासुनी हो गई, हाथापाई हो गई। अवैध खनन का विरोध कर रहे ग्रामीणों को माफिया के गुर्गों ने धमकाने की कोशिश की, जिसके बाद हालात बेकाबू हो गए। प्रशासन की लापरवाही की वजह से अवैध खनन धड़ल्ले से जारी है। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें साफ तौर पर खनन माफिया और ग्रामीणों के बीच धक्का मुक्की होते हुए दिखाई दे रही है। देहरादून में एक महिला दारोगा ने सिपाही पुलिस पर दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग के गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने संबंधित के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही पुलिस फिलहाल मामले में जांच पड़ताल की बात कह रही है। जानकारी के मुताबिक पीड़िता उत्तराखंड पुलिस में तैनात है, जिसने अपने ही दफ्तर में काम करने वाले एक सिपाही पर, असलम खान इस सिपाही का नाम, उस पर अश्लील वीडियो बनाकर लाखों रुपए ऐंठने का आरोप लगाया, उसे ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया। इस मामले में महिला दारोगा ने सिपाही के खिलाफ ब्लैकमेलिंग और बलात्कार की शिकायत के साथ उत्तराखंड के डीजीपी दीपम सेठ से मिलकर बातचीत की है। उनको ये शिकायत पत्र भी दिया है, जिसके बाद डीजीपी के इंस्ट्रक्शंस पर देहरादून एसएसपी ने मामले का संज्ञान लिया। तत्काल मुकदमा दर्ज करवा लिया गया और महिला दारोगा के साथ इस तरह की घटना ने उत्तराखंड पुलिस पर भी सवाल खड़े कर दिए। निरीक्षक जो अभी वर्तमान में जिले में पोस्टेड नहीं है, शाखा में है, तो उनके द्वारा एक शिकायती प्रार्थना पत्र देकर व्यक्तिगत रूप से मिला गया था। तत्काल उस पर चूंकि गंभीर आरोप लगे थे, उसको तत्काल देखते हुए थाना पटेल नगर में हमने इस पर केस भी रजिस्टर्ड करा दिया था। जो इसके नियमानुसार जो महिला संबंधी अपराधों में सौंपी रहती महिला अधिकारी को इसकी विवेचना दे दी गई। साथ ही साथ जो उसके बयान थे वो भी दर्ज कर लिए गए। न्यायालय में भी उसके बयान कलमबद्ध कराने के लिए जो प्रोसेस है वो भी एप्लीकेशन लगा दी गई, और जो मेडिकल अन्य फॉर्मेलिटीज़ होती है इसमें जो जिसके ऊपर आरोप लगे थे उसके भी बयान आदि दर्ज करने के लिए भी उसमें विवेचक को निर्देश दे दिए गए हैं। बयानों के आधार पर जो आरोप लगाए गए हैं, जो तथ्य बताए गए हैं, और साथ ही साथ जो अभियुक्त है, जो नेम्ड है, उसके द्वारा क्या तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं, इसके आकलन के बाद इसमें महिला विवेचक द्वारा सुसंगत इसमें कार्रवाई की जाएगी। चलिए, उत्तराखंड की अहम खबरों में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।